हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं ऋतु तिवारी बहुत स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर। आज के वीडियो का विषय है स्ट्रेस, डिप्रेशन और स्पेसिफिकली लेडीज में। वो लेडीज जो न्यूक्लियर फैमिली में रह रही हैं, एटॉमिक फैमिली जिसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ पेरेंट्स होते हैं और बच्चे भी एक या दो होते हैं आजकल। जॉइंट फैमिली में तो हमारे पेरेंट्स साथ में रहते हैं, फिर हस्बैंड वाइफ होते हैं, फिर बच्चे होते हैं। देखिए, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही साथ साथ चलते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में जहाँ पे हमको प्राइवेसी मिलती है, जहाँ हमें फ्रीडम मिलती है, वहाँ पे हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। घर हमें ही चलाना होता है। वहीं जॉइंट फैमिली में हम अपना काम तो बांट सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बांट सकते हैं, लेकिन बिल्कुल प्राइवेसी नहीं मिलती। कई बार मजबूरी होती है कि हमें अलग रहना पड़ता है, फाइनेंशियल रीजन होते हैं, जॉब की वजह से जैसे हम बाहर गए हैं तो अकेले रहना ही पड़ता है। ऐसे में सारी जिम्मेदारी आ जाती है हस्बैंड और वाइफ पे। या अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तब तो आपको सारे ही रोल्स निभाने हैं। अपनी जिम्मेदारियों की वजह से, एक्सपेक्टेशंस की वजह से कि हमें ये सारी चीजें पूरी करनी है, चाहे आप कामकाजी हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, स्ट्रेस तो आ ही जाता है। ये वीडियो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज जेंट्स भी देखें, क्योंकि आपकी वाइफ, आपकी बहन, कोई भी फीमेल आपके घर की हो सकता है इस तनाव से निकल रही हो और उसे पता भी नहीं हो। आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे डॉक्टर किरण सूर्यवंशी के साथ में, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं और एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हैं। वो हमें बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि कब आपको ये एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्या सिम्टम्स है कि आपको मेंटल प्रॉब्लम होने लगी है। अगर आप इनको पहले से ही पहचान लेंगे तो शायद आपस में बात करके या किसी बड़े से बात करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, इससे पहले कि ये डिसऑर्डर बन जाए, डिजीज बन जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, समझिए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ में और मेरी समझ से नए वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। बेल आइकन को भी टैप कर दीजिएगा, जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आशा करती हूँ कि अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हो तो वो खत्म हो जाएगी और आप एक हेल्दी, हैप्पी लाइफ आगे जी पाएंगे, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी स्ट्रेस और एंजाइटी के। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज इस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय आप लोगों ने ऑलरेडी प्रोमो में देख लिया होगा, पर फिर भी इसका बैकग्राउंड देना थोड़ा ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो एटॉमिक फैमिलीज में जो लेडीज़ हैं, चाहे वो हाउसवाइफ्स हों, चाहे वो होम बाहर काम करती हों, कामकाजी महिलाएं हों, इन सभी के साथ में एक इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसकी वजह से कुछ ना कुछ मेंटल स्ट्रेस बना रहता है। कुछ घर की जिम्मेदारी, कुछ बाहर की जिम्मेदारी, कुछ बच्चों की जिम्मेदारी, कुछ कभी ना खत्म होने वाली एक्सपेक्टेशंस, इन सभी के साथ में हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस एक स्ट्रेस का माहौल रहता है। उससे ज्यादा बड़ी परेशानी ये है कि इस स्ट्रेस का कोई नाम नहीं है। इस स्ट्रेस को हम जानते नहीं है, हम बस ये कहते हैं हाँ लेडीज स्ट्रेस में है। तो उसी बारे में जानने के लिए, उसी बारे में बात करने के लिए आज हम ये सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि बजाय हम आप डिस्कस करें, क्योंकि हम सब इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हम एक एक्सपर्ट को इनवाइट कर रहे हैं अपने पैनल पर। तो उनसे जानते हैं कि मेडिकल वर्ल्ड में इस विषमता को कैसे देखा जाता है, हमारे बारे में कैसे सोचा समझा जाता है, और उसकी उनकी हमारे लिए क्या सलाहें हैं। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर किरण सूर्यवंशी का। ही इज MBBS फैमिली फिजिशियन एंड MSc साइकोलॉजी हैं, और 30 साल से भी ज्यादा समय से इस विषय के ऊपर अपनी सलाह प्रदान कर रहे हैं, अपने विचार रखते आ रहे हैं, और काफी सारे पेशेंट्स की मेंटल कंडीशंस को मॉनिटर भी करते रहे हैं। तो वी वेलकम डॉक्टर किरण सूर्यवंशी। नमस्ते डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते जी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसके लिए अपनी पहले भी इस विषय में बात हुई है, तो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे माइंड में जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, और हम आपके जवाब उस पर चाहेंगे आप थोड़ा डिटेल में हमें दें। तो आज शुरू करते हैं आज का सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये जानना जरूरी है कि मेडिकल साइंस ने इंडियन
लेडीज का या जो होम मेकर्स हैं, चाहे कामकाजी महिलाएं हैं, और उनकी जो एक सोशल स्ट्रक्चर है, जो सामाजिक परिस्थिति है, उनसे होने वाले मानसिक तनाव के बारे में कुछ रिसर्च करी है क्या? उनके लिए ये एक आइडेंटिफाइड सब्जेक्ट है क्या? आइडेंटिफाई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, लेकिन रिसर्च अभी अपने भारत देश में काफी लोगों से और काफी जगह से चल रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस माध्यम से आपने मुझे आपके व्यूवर्स के साथ इंटरैक्ट करने का मौका दिया है। See, as far as possible, the research factor is concerned, there are so many organizations which are doing continuously research on a small scale, medium scale or a large scale even. On a small scale, local side में जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, सिविल हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, उसमें भी ये रिसर्च चालू रहता है। छोटे जो क्लिनिक्स रहते हैं उनसे डाटा कलेक्ट करके कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में भी ये रिसर्च चालू रहता है। बहुत सारे एनजीओज रहते हैं कि जो वे कुछ हॉस्पिटल से टाई अप करके उनसे भी डाटा कलेक्ट करके इनके ऊपर रिसर्च करता है। और अपने भारत देश में तो सबसे मालूम है कि निमान स्कूल की एक संस्था है कि जहाँ ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में काफी रिसर्च चालू रहता है। तो इसके बारे में रिसर्च बहुत जगहों पे चालू रहता है, लेकिन ये रिसर्च जो है वो कॉमन मैन की तरफ पहुंचाना जरूरी रहता है, उसमें थोड़ी सी कमी रहती है, बट रिसर्च चालू रहता है। अगला जो है, आपने पूछा है कि ये स्ट्रेसफुल सिचुएशंस कैसे हैंडल करती है। एक्चुअली हमारे देश में ऐसे देखा जाए तो ये जो महिलाएं रहते हैं, नाउ यू आर chosen up a topic of an atomic family, that is a nuclear family, am I right? Yes, बिल्कुल सर। Yeah. So in a nuclear family also we have to classify this, particularly in India, urban area and rural area, क्योंकि अर्बन एरिया के प्रॉब्लम्स बहुत सारे अलग है, रूरल एरिया के प्रॉब्लम्स भी अलग अलग रहते हैं। So basically we classify this particular segment into two major groups, that is रूरल एरिया एंड हाउस अर्बन एरिया। उसमें भी हम अर्बन एरिया में भी वर्किंग लेडीज है, हाउस होल्ड लेडीज है, रूरल एरिया में भी सेम है, वर्किंग लेडीज है और हाउस होल्ड लेडीज है। तो इससे ऐसे वो स्टैटिस्टिकल टेबुलर फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। सर ये जान के एक्चुअली बहुत अच्छा लगा कि साइंस में ऑलरेडी, मेडिकल साइंस में ऑलरेडी इन सब्जेक्ट्स के ऊपर में काफी डिस्कशंस हो रही हैं, रिसर्चेस हो रही हैं, और मेडिकल साइंस हमारे महिलाओं की सिचुएशन को लेकर के बहुत सीरियस है, और वास्तविकता में ये परिस्थिति बहुत चिंता और खेदजनक है। हम ये भी जानते हैं कि पूरी सोसाइटी को पलक झपकते ही बदला नहीं जा सकता, तो ऐसे में ये लेडीज क्या करें, महिला क्या करें, आपकी क्या सलाह है उनके लिए? ऐसे है कि आवर सोसाइटी सिंस सेंचुरीज, इंडियन सोसाइटी जो है वो सालों से, सदियों से मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी रही हुई है। इसमें औरत लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, उनके हेल्थ की, शारीरिक हेल्थ के बारे में या मानसिक हेल्थ के बारे में भी ऐसे समझो कि उनको थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है। हाँ चलता है, कुछ नहीं होता है, आपको संभालना होगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई घर का मेल मेंबर होता है तो उसको कुछ भी तकलीफ हो जाए तो एवरीबडी इज रश टू द हॉस्पिटल और क्लिनिक और whatever to give the treatment immediately। वैसे अनफॉर्चुनेटली औरत के साथ नहीं होता है। और ये जो मानसिक बीमारियां रहती है ये, उसमें और भी थोड़ी देर होती जाती है, क्योंकि ये बीमारी जो रहती है ये, उसमें अर्जेंसी नहीं रहती है। ये बीमारियां भी स्लो प्रोग्रेसिव रहती है। हर एक आदमी में ये रहता है, लेकिन हर एक आदमी अपनी अपनी हिसाब से कोशिश करके अपने अपने को संभालने की कोशिश करता है। जब उसको खुद को अपने को संभालने की कोशिश में वो उसको सोल्यूशन नहीं मिलता है, उसी वक्त वो किसी की सलाह लेता है या काउंसलर के पास जाता है। दैट इज आल्सो इन रूरल एरियाज में भी ये फैसिलिटी अभी तक इतनी नहीं है। पुराने जमाने में जैसे कि कंबाइंड फैमिली रहती थी, जिसको हम एकत्र कुटुंब बोलते हैं, उसमें there were so many other people, some senior peoples which were usually given guidance or they were advising the people or the ladies. But now being a nuclear family, there is nobody a senior person in the family, and that's why the problem is increasing day by day. उसकी severity भी ज़्यादा हो रही है
और उसका पेनिट्रेशन भी ज्यादा हो रहा है। इनके क्या सिम्टम्स रहते हैं, मतलब हम कैसे स्टडी करें कि जैसे घर में कोई लेडीज हैं या वो खुद को देख सकें कि क्या सिम्टम्स मेरे में आ रहे हैं या मेरी मदर में या मेरी वाइफ में आ रहे हैं या मेरी बच्ची में आ रहे हैं, तो उसको कैसे पढ़ सकते हैं कि जब हम समझना शुरू कर दें कि हाँ ये सिम्टम्स आ गए हैं, नाउ शी इज अंडर मेंटल स्ट्रेस और उनको उनको किसी साइकेट्रिस्ट को या किसी कंसल्टेंट को दिखाने की जरूरत है या काउंसलिंग की जरूरत है, तो कैसे पता लगता है? हाँ, ये ऐसा है कि ये जो सिम्टम्स देते हैं, ये जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि दे आर स्लो ऑनसेट एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेसिंग। ये शारीरिक बीमारियों जैसे नहीं होते हैं कि बहुत तेज बुखार आ गया है, ठंडी बच के बुखार आ गया है, चलो डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको एग्जामिन करेंगे, बोलेगा कि वायरल फीवर है, डेंगू फीवर है, यूं है वो है, ट्रीटमेंट चालू करेगा। लेकिन ये मानसिक बीमारियों में ऐसे नहीं रहता है, ये हमेशा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। नाउ एज फार एज द फीमेल्स आर कंसर्न, लेडीज आर कंसर्न, उनका शादी होने के बाद ये जब नए दूसरे अपने हस्बैंड के साथ में उसके घर में जाते हैं, द फर्स्ट प्रॉब्लम इज द एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एवरी वुमन इन हर लाइफ आफ्टर मैरिज इज द एडजस्टमेंट। उनको काफी लोगों से एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जैसे कि हस्बैंड है, उनके माता पिता है, उसके भाई बहन है। एंड द अनदर प्रॉब्लम इज द इनसिक्योरिटी, द फीलिंग इज इनसिक्योरिटी। ये सब नए नए लोग होने की वजह से कहीं से तो उसको अंदर से इनसिक्योर फील होता है। और ऐसे हालत में अगर उसको उसके हस्बैंड का सपोर्ट अच्छी तरह से मिलता है तो प्रॉब्लम नहीं आते हैं, लेकिन कई जगह ऐसे नहीं होता है। दूसरी एक चीज रहती है कि जब नई औरत शादी होकर घर में आती है तो हर एक आदमी का उससे एक्सपेक्टेशंस रहता है कि मेरी बहू ने ऐसा करना चाहिए, मेरी वाइफ ने ऐसा करना चाहिए। उसके जो सब लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस रहते हैं वो हाई एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, और ये एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने में वो औरत को बहुत अपने आप को खुद को संभालना पड़ता है। नाउ द symptoms starts gradually. The first is the irritability, जैसे कि थोड़े थोड़े इसमें वो इरिटेबल हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें हैं तो उससे गुस्सा आ सकता है, तो पहले उसको पता भी नहीं चलता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर थोड़ी ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो दैट इज दी फर्स्ट सिम्टम्स की उसमें इरिटेबिलिटी बढ़ती है। और जैसे इरिटेबिलिटी बढ़ेगी वैसे धीरे धीरे उसको एंजाइटी भी बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी काम करने का उसके ऊपर टेंशन आएगा और टेंशन की वजह से इरिटेबिलिटी बढ़ेगी। बराबर, ठीक। और जिसको हम लोग बर्नआउट बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, कि शी गेट्स एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ inadequate sleep, inadequate diet and all these things. She cannot fulfill all the demands all of a sudden, so she gets burnout and exhausted all of the time. तो ये धीरे धीरे इन सिम्टम्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो अगर मैं सही समझाऊं तो मतलब चिड़चिड़ापन और थकावट, ये दो चीजें पहले सिम्टम्स हैं जो कि आप देख सकते हैं अपनी लेडीज में। बराबर। तो इन जब जैसे ही अगर हम लोगों ने ये देखा कि कहीं पे हमें मतलब महिला हैं जिनका अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है और थकावट उनके अंदर कंटिन्यूअसली रह रही है, तो उसमें क्या प्रिएम्प्टिव मेजर्स लेने चाहिए आपके हिसाब से? प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए फर्स्ट in any condition, in any psychological condition or other in physiological conditions also, the first and the foremost part is the accept करना पड़ता है। कि जैसे हम किसी मरीज को जब पहली बार बताते हैं कि आपने ब्लड टेस्ट किया है, आपका शुगर बढ़ गया है, तो आपको डायबिटीज हो गया है, ऐसे हम क्लिनिक में बताते हैं तो इमीडिएटली द रिएक्शन ऑफ दैट पेशेंट इज, नहीं डॉक्टर साहब मुझे डायबिटीज कैसे हो सकता है, ये तो गलत है, ये रिपोर्ट गलत है, मैं दूसरी जगह से टेस्ट करके आते हैं तो सेम रिपोर्ट आता है। फिर 2-3 रिपोर्ट देखने के बाद उसको एक्सेप्ट होता है। तो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज की एक्सेप्ट करना जरूरी रहता है। वो एक्सेप्टेंस लेवल जब होता है कि जब उसको पता चलता है कि नहीं मेरे साथ ऐसे हो रहा है एंड नाउ आई एम बिकमिंग एंग्शियस, एंड इफ द लेडी एक्सेप्ट्स कि शी इज बिकमिंग एंग्शियस, जब एक्सेप्ट होने के बाद ही उसके सॉल्यूशंस में प्रॉब्लम आता है। द मेन थिंग इज यू हैव टू एक्सेप्ट थिंग्स कि दिस थिंग्स आर हैपनिंग एंड द कॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज यू आर साइकोलॉजिकली लिटिल बिट डिस्टर्ब। साइकोलॉजिकल बीमारियां जो है वो ऑल ऑफ अ सडन कैसे नहीं होते। फर्स्ट देयर इज अ डिस्टर्बेंस
then there is a disorder, and then there is a disease. So once your mind is disturbed, then you have to accept, yes, really I am disturbed and I have to do something for these disturbances. So ये accept करना बहुत जरूरी रहता है, और once you accept it, फिर आपको solutions के लिए आपको counselors help करेंगे या दूसरी कोई जगह भी help मिल सकता है. But the foremost part of the ladies are acceptance. और अपने यहाँ में लेडीज इतने एक्सप्रेस नहीं करते हैं, कोई भी घर में वो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं. तो अपने आप को जैसे कि बोलते हैं कि their patience level is very high and they keep on bearing the things, and then gradually they may go into the stage of a disorder. So first thing is to prevent that, we have to accept it. That is very important. और एक बार अगर एक्सेप्ट किया तो डेफिनेटली घर के बड़े लोग भी जो हैं वो उनको भी अप्रोच किया जा सकता है, वो अपनी मदर को अप्रोच कर सकती हैं और कई तरीके से एक रिलीफ तो मिल सकता है. वंस उसको एक्सेप्ट किया जाता है तो फिर घर के उसके हस्बैंड भी उसको सपोर्ट करेंगे, उसके अदर फैमिली मेंबर्स भी सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं. बट वो उसके लिए ओपन कम्युनिकेशंस भी रहता है. ये सब चीजें एक्सेप्ट करने के बाद ही आती है. So communication is another thing where you have to express your things. Usually there is a difference in thinking of a male and female. जी. आप मेल के ऊपर अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई है तो he will go in a stage of, he will not express it immediately to others. Right. Yeah, he will become introverted, he will think of its own and he will try to find out. But females ऐसे नहीं होते हैं. Ladies, they are always, they will try to get some support from outside. So express करेंगे. लेकिन ये हमारे सिचुएशन में और कई जगह पे रूरल एरिया में पर्टिकुलरली अगर उन्होंने एक्सप्रेस करने की भी उनको इतनी लिबर्टी नहीं रहती है, और अगर एक्सप्रेस किया तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान भी लोग कभी कभी नहीं देते हैं. जी. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब. आपका एक्सप्लेनेशन और नजरिया एक्चुअली दोनों ही बहुत एक्साइटिंग है और काफी एनर्जेटिक फील हो रहा है. ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि हाँ वी आर, आई मीन ये जो मैसेज आएगा इस वीडियो से काफी अच्छा जाएगा. आगे चलते हैं. जब भी हम इस सब्जेक्ट पे बात करते हैं और आपने भी जैसे अभी कहा कि चर्चा की जाए घर पे, अपने परिवार से, अपने हस्बैंड से, अपने फैमिली मेंबर से बातचीत की जाए और अपनी सिचुएशन के बारे में सबको बताएं. पर एक डाउट ये आता है, तुरंत दूसरा क्वेश्चन एक मन में आता है कि अगर परिवार वाले इतना समझ पाते, क्योंकि ये जो स्ट्रेस हो रहा है वो एक्चुअली फैमिली कंडीशंस की वजह से, सोशल कंडीशंस की वजह से हो रहा है, बट परिवार वाले अगर पहले ही इतना समझ पाते तो शायद ऐसी सिचुएशन आती ही नहीं कि स्ट्रेस डेवलप होता. लेकिन होता ये है कि जब एक्सप्लेनेशन मोड में जाते हैं तो एक लेवल के बाद में ऐसा लगने लगता है कि जैसे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को अपनी गलतियां गिना रहे हैं, या लेडी जो अपनी परेशानी बताना चाह रही है वो सामने वाले घर की, अपने ससुराल की गलतियां बता रही है, और वो अचानक से सिचुएशन खराब हो जाती है और बात बढ़ जाती है. तो ऐसी सिचुएशन में आपकी क्या सलाह है कि ऐसे में कैसे अपनी बात को एक्सप्रेस किया जाए? क्या मेथड रहना चाहिए या किस तरीके से अपनी बात को, सिचुएशन को एक्सप्लेन किया जाए? नहीं, ये तो बराबर है. एब्सोल्युटली राइट, यू हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी राइटली कि जब वो कोई भी आदमी एक्सप्रेस करेगा तो सामने वाला किस तरीके से लेगा ये आपके ऊपर नहीं है निर्भर. आपको सपोर्ट चाहिए इसलिए आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला उल्टा भी ले सकता है. सो दैट इज अनदर रीजन व्हाई they don't express to each other immediately. Many patients or many people, they don't express immediately because उसको पता नहीं चलता कि सामने वाला ये कैसे लेगा. जैसे आपने बराबर कहा है कि सामने वाला ये ऐसे लगा कि ये कंप्लेंट कर रही है. Actually there is nothing like that. So in a counseling what we usually do is, usually we cannot change somebody else's behavior, or we can ask to change that particular somebody else's behavior. Now वो आदमी के बिहेवियर से आपके ऊपर क्या असर हो रहा है और उसमें से आपको कैसी सॉल्यूशन निकालना है वो हम काउंसलिंग में बताते हैं. सो देयर आर डिफरेंट वेज. तो पहले अपने आप को थोड़ा सा चेंज कैसे करना है ये हम उनको बताते हैं. जैसे कि न्यू मैरिड कपल है, उसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उनको जब काउंसलिंग के लिए आते हैं तो हम हस्बैंड को भी अलग से बताएंगे कि एडजस्टमेंट क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग क्या होती है,
बिलीफ सिस्टम क्या होती है, कॉन्फिडेंस क्या होता है, और वाइफ को भी अलग से बताएंगे ये सब चीजें कैसे करना है। और अपने अपने तरीके से हर एक काउंसलर उसमें से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरे आदमी ने कैसे बर्ताव करना चाहिए ये अपने हाथ में नहीं है। हम कैसे बर्ताव करके दूसरे आदमी का बर्ताव बदल सकते हैं, यही काउंसलिंग में उसके ऊपर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि दैट इज पॉसिबल। एंड व्हेन यू चेंज योर बिहेवियर, यू चेंज योर अप्रोच, देन द सामने वाला अल्सो भी आप उनका अप्रोच भी आपकी तरफ से चेंज हो सकता है। सो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे इरिटेबिलिटी है, एंजाइटी है, क्योंकि नए औरत के ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती रहती है, हाई एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, फिर चाइल्ड बर्थ भी रहता है। ये चाइल्ड बेयरिंग एंड चाइल्ड रेयरिंग ये आज के जमाने के बहुत बड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिलीज, यू डोंट हैव एनी सपोर्ट ऑफ योर elderly people in the house to have this support system in the child bearing and child rearing age group. So ये सब चीजें वो औरत के ऊपर, उसी के ऊपर सब चीजों का स्ट्रेस उसी के ऊपर आता है। पुराने जमाने में जैसे देखा जाए तो कि पेरेंटिंग वाज नॉट अ सब्जेक्ट एट ऑल, इट वाज नेवर टॉट इन any medical college or in psychology also. But now the different speciality to tackle how the parenting बोल के एक सब्जेक्ट अलग से आते हैं, उसमें से कई बच्चों के साथ कैसे डील करना है उसमें भी सब स्पेशलिटी हो गई है। तो ये काफी ये सब चीजें जो हो गई, इसमें इमोशनल स्ट्रेस भी रहता है, फिजिकल स्ट्रेस भी रहता है और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी रहता है। तो हर एक का तरीका थोड़ा अलग अलग तरीके से हम उसको बताएंगे कि जैसे फिजिकल स्ट्रेस है तो उसको आपको एडिक्वेट रेस्ट, एडिक्वेट डाइट, एडिक्वेट सपोर्ट सिस्टम इसकी जरूरत है। साइकोलॉजिकल सिस्टम है तो आपको थिंकिंग चेंज करना पड़ता है, कभी कभी इमोशनल बैकअप चाहिए आपको, तो इमोशनल सपोर्ट के लिए आपको कुछ आपका सपोर्ट सिस्टम तैयार करना पड़ता है। जैसे आपके फ्रेंड सर्कल है, घर के और कुछ लोग होंगे, एक्सटेंडेड फैमिली होगी, तो उनसे ये आपको सपोर्ट सिस्टम लेना पड़ता है। जी, तो इसका मतलब इसका ये है कि सबसे पहले तो कहीं ना कहीं खुद की एक जो सेल्फ नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है स्ट्रेस की वजह से, शायद आपको उसको भी ओवरकम करना पड़ता है। यस, बराबर है। तो उसके लिए आपको थिंकिंग में थोड़ा अलग तरीके से चेंजेस कभी कभी करने पड़ते हैं। योर अप्रोच टू द डिफरेंट पीपल हैज टू बी डिफरेंट। वो थोड़ा सीखना पड़ता है कि कुछ औरत ये तुरंत सीख जाते हैं, कुछ लोगों को ये सिखाना पड़ता है। ठीक बात है जी। मैं कह रहा हूँ कि क्या कुछ ऐसा सजेशंस आप मतलब ऐसा आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि जैसे कुछ सेल्फ ट्रिगर्स रहे कि जैसे कभी हम चिढ़ना शुरू हुए हैं और हमें कुछ ऐसा मार्कर हम लगा लें कि हाँ ये वाला पॉइंट आ गया तो तुरंत रुकना है और उसके बाद में वापस से अपने आप को पॉजिटिव करना है। ये कर सकते हैं, जैसे कि एंगर कंट्रोल प्रोग्राम में हम बताते हैं कि अभी आपको पता है कि नाउ यू आर गोइंग टू बी एंग्री जी, तो यू हैव टू स्टॉप ऑल दैट टाइम। तो और जो सामने वाला जो है अपोनेंट पार्टी जो है या कोई भी है, घर के फ्रेंड्स है या बहन है, भाई है, कोई भी हो, तो अब सीधे इन सिंपल लैंग्वेज द कम्युनिकेशन हैज टू बी वेरी सिंपल एंड शॉर्ट। तो वो नहीं होता है कभी कभी कि बाबा मला आता अभी मुझे गुस्सा आ गया है तो एक 5 मिनट के लिए तो मैं शांति रखूंगी और बाद में ही लोग बात करेंगे। तो इट्स द मैसेज हैज टू बी क्लियर एंड इन अ वेरी सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंस। मुझे गुस्सा हो गया है, आपको गुस्सा हो गया है, तो क्या हो गया है, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे यूजुअली इट हैपेंस एंड देन इट बिकम्स वेरी सिचुएशन ऑन द पीपल। जी, सही बात। तो ऐसे हम सोच करते हैं, इसीलिए हम बताते हैं कि आपको वो सोचने का तरीका थोड़ा अलग करना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, इसमें एप्रिसिएटिंग अदर पीपल एंड सेल्फ एप्रिसिएशन का कैसा रोल रहता है? सेल्फ एप्रिसिएशन का रोल तो हमेशा रहता ही है। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए तो सेल्फ एप्रिसिएशन का रोल होता ही है, क्योंकि हर एक आदमी का अपना खुद का एक पर्सनालिटी रहता है, उसमें वो खुद का एक कोर पर्सनालिटी एंड सम पर्सनालिटी जो रहता है वो अपने सराउंडिंग्स के उसमें चेंज होते हैं, उसका असर होकर भी उसमें पर्सनालिटी चेंज होती है।
तो ये सब चीजें के ऊपर भी पर्सनालिटी चेंज कभी कभी आपको ये अप्रोच भी लेना पड़ता है। बट पॉजिटिव थिंकिंग हैज टू बी देयर व्हेन पॉजिटिव थिंकिंग जब आपका माइंड बहुत स्टेबल रहता है उसी वक्त आता है। यू कैन नॉट एक्सप्रेस और यू कैन नॉट expect a positive thinking from a person who is always in a stressful situation. जी सही कह रहे हैं। First, this stressful situation has to be cleared a little bit. He has to be freed, and then when he is stable by mind, then positive thinking occurs. जी सही बात है। डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसे कहा कि बच्चों के बारे में, पेरेंटिंग के ऊपर अभी आपने काफी अच्छा बताया। डेफिनेटली बच्चों की अच्छी परवरिश एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हमेशा कहा जाता है कि बच्चे का पहला स्कूल उसकी माँ होती है। लेकिन हमेशा अब जब इस प्रेशर सिचुएशन में आप रहते हैं तो परफेक्ट बैलेंसिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप हमेशा बच्चे को उतना एज अ परफेक्ट मदर या उसको एज अ परफेक्ट पेरेंट एंटरटेन नहीं कर पाते, और जब तक आपको ये समझ में आता है तब तक लेट हो चुका होता है, बच्चा ऑलरेडी मतलब बात हाथ से निकल चुकी होती है। तो ऐसे में आपकी क्या सलाह है, ऐसे में एज अ परफेक्ट मदर के रूप में आप हमेशा कैसे रह सकते हैं? Now, the first thing I would like to bring your kind attention ki there is nothing like perfect in a psychology. You can say a near perfect, but there is nothing like a perfect in a psychology. Nobody is perfect 100%. That you have to accept. Again, there is a that you have to accept. I'm whatever the mother, every mother is doing her best for the child. Every mother, whether he is a poor mother or rural area or urban area or from affluent family, every mother tries to do her best to bring her child to the best of her capacity. That is the universal thing that you can see in animals also. So the different levels are there. For the parenting also, we classify it as the newborn to the toddlers, then preschool, then school, then adulthood, and then the adult child. Like this we classify. And ये हर एक लेवल पे चाइल्ड की जो रिक्वायरमेंट्स है वो अलग अलग है. Now initially from the birth to the toddler situation is 100% motherhood has to be there, because and she always takes, any mother takes 100% care of that child because that is her full responsibility. बट ये कैसे होता है कभी कभी कि अपने यहाँ लोग ग्रांटेड रहते हैं, हाउसवाइफ को ग्रांटेड लेके रहते हैं कि अरे इसको क्या काम है, ये तो घर में ही रहती है, तो उनको क्या है. ये ग्रांटेड लेना भी जरा अच्छी बात नहीं है. घर के सब लोगों ने उसको संभल के लेना चाहिए कि अरे पेरेंटिंग और हाउसवाइफ इज ऑल्सो अ फुल टाइम जॉब, दो दे आर नॉट पेड फॉर इट, अनफॉर्चुनेटली इट इज अ फुल टाइम जॉब. तो पेरेंटिंग ऐसा ही है कि ये बच्चों का परवरिश करना उनका 100% ड्यूटी है, बट वो तो करते ही रहते हैं. लेकिन उनके बाकी के, अभी न्यूक्लियर फैमिली में रहा कौन आदमी, एक तो हस्बैंड रहता है और कोई एक एक्स्ट्रा मेंबर होगा तो वो रहता है. तो उनको भी इस पर्टिकुलर पीरियड में अपने वाइफ को सपोर्ट देना बहुत जरूरी रहता है. पर्टिकुलरली टू लुक हर हेड मेंटल स्टेटस हैज टू बी साउंड, देन ओनली शी कैन टेक केयर ऑफ हर चाइल्ड प्रॉपर्ली. जैसा प्री स्कूल है और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, once up to preschool level you can say that mother is the idol of all the children. जी सही बात है. Once they enter the school and then the teacher is the idol of the school, of the child. Yes. Not once they go into the 5th or 6th class, then the teacher is the idol. As they go to the teenage, which is very difficult phase of the life in everybody's life, all the members, the friends are the idols of their life, not the people, not the teacher, not the. Now here in this particular situation, the child will say, I love, तुम्हें तो कुछ नहीं आता है, तुम तो एकदम ये हो गए हैं, out of connection जी, out of connection हो गए हैं, because this son. And all these stages, the mother has to look to herself कि now how I should fulfill the child's demand. Usually it is taken very much taken care up to the preschool level, but once the schooling starts, बहुत से मदर को पता नहीं चलता कि अभी इसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए. तो इसमें थोड़ी सी कभी-कभी गड़बड़ हो सकती है.
और टीन जो रहता है चाइल्ड का, उसमें द चाइल्ड हिमसेल्फ इज कंफ्यूज्ड because lots of physical, emotional and psychological changes are occurring in his mind, and these all the changes are occurring very fast speed, with very fast speed. ये बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। आप भी देखते होंगे कि जैसे 9 साल का 10 साल का लड़का है और 15 साल का हो गया तो एकदम बड़ा हो जाता है। ये सही बात है। लड़कियां भी ऐसे 10 साल तक की एकदम 14 साल एकदम बड़ी हो जाती है। सो ऑल दी चेंजेस आर ऑकरिंग वेरी फास्ट, एंड इसकी वजह से ये चिल्ड्रन भी बहुत कंफ्यूज हुए रहते हैं कि अरे व्हाट इज हैपनिंग टू आवर बॉडी, व्हाट इज हैपनिंग टू आवर माइंड। हाउ सिचुएशन में ओपन कम्युनिकेशन ये चीज रहती है जो घर के बाहरी के पेरेंट्स के साथ में उसकी होना चाहिए। पेरेंट्स को भी उसके फ्रेंड जैसा ही बर्ताव करना चाहिए, तभी वो उसकी बात समझ सकते हैं। तो ये हर एक चीज पे लेवल पे उसको अलग अलग तरीके से डील करना पड़ता है। तो फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि अब आपने जब ये बात छेड़ी दी है तो रेबल टीनेज को कैसे हैंडल करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन अगर आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। रेबल मतलब बच्चा हाथ से निकल गया है कहते हैं अपने यहाँ पर, और बिल्कुल सोसाइटी के अगेंस्ट, मतलब पेरेंट्स के अगेंस्ट चलने लगा है, तो उसको रेबल एक बहुत मॉडर्न टर्म है टीनेजर्स में, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए एज अ पेरेंट? हाँ, एज अ पेरेंट जैसे मैंने अभी पहले कि टीनेज ग्रुप में उनका जो फर्स्ट आइडल रहता है वो फ्रेंड्स है। सो हर एक ने पेरेंट्स का ये थोड़ा सा जिम्मेदारी रहता है कि उसके फ्रेंड सर्कल कैसे है, उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है जी। कि फ्रेंड सर्कल अच्छे होने चाहिए, या कोई उसमें तो कोई फ्रेंड्स गलत चीजें करने वाला तो नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। देन आज के ज़माने में हम देखते हैं कि जो अर्बन एरिया में है, जो एफ्लुएंट कम्युनिटी में रहते हैं, तो उसमें द डिमांड इज इमीडिएटली फुलफिल्ड। एनीबडी चाइल्ड्स डिमांड इज एनीबडी इज फुलफिल्ड इमीडिएटली। तो हस्बैंड वाइफ तो हु आर डूइंग जॉब और दे आर वर्किंग, तो उनको ऐसे लगता है कि बाबा मैं मेरे बच्चे के साथ जस्टिस नहीं कर पा रही हूँ, तो जस्ट बच्चा जो भी मांगता है वो देना मेरा ड्यूटी है। तो उसके हिसाब से ही ये आदत लगती है। तो डिमांड एंड सप्लाई इमीडिएट हो जाता है, उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। जैसे एडल्टहुड में लोगों के बच्चों की डिमांड बढ़ती है, वैसे एडल्टहुड में उनके ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी भी देना चाहिए जी। कि तो फिर ये होता है। जैसे यूथ में क्या होता है कि डिमांड्स तो बढ़ती जा रही है, अपने इधर में अपने यहाँ में जैसे हिंदुस्तान में हम देखते हैं, भारत कंट्री में एवरीवेयर यू कैन सी the youth are going out of control because their demands are very high and they can fulfill those demands by any means, and there is a gimmick. They have to fulfill their demands by a reasonable wage and a responsible wage. Then उसमें फिर गड़बड़ नहीं होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जब टीन एज में लड़के आते हैं तो उनके ऊपर थोड़ी सी घर के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना भी पेरेंट्स को जरूरी रहती है। तो उनको जो है यूथ जो है, तो इट इज नॉट जस्ट लिबरलाइजेशन बट इट्स लिबरलाइजेशन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके हिसाब से फिर वो उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। और उसके लिए सबसे जरूरत ये चीज रहती है कि पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ फ्रेंडशिप बनाना पड़ता है, और दे हैव टू बिकम अ फ्रेंड ऑफ द child, the father or a mother, both the things, and then there will be an open communication. जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि usually there is a good communication between the mother and the child, लेकिन पिताजी और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन बहुत कम रहता है। आज स्कूल गया था, आज स्कूल जाके आया क्या, पढ़ाई किया क्या, प्रिंसिपल ने क्या बोला, टीचर ने क्या सिखाया, होमवर्क किया क्या, बस इतने ही सवाल पिताजी पूछते हैं। जब हमारे पास काउंसलिंग के लिए बच्चे आते हैं तो वो सीधे बोल देते हैं कि बाबा हमारे पिताजी सिर्फ इतना ही पूछते हैं, बाकी हमारे बारे में उनको कुछ पता भी नहीं चलता है। तो दिस हैज टू बी चेंज कि अपने बच्चे को किस में इंटरेस्ट है, कि जैसे स्पोर्ट्स है, मूवीज है, या और कुछ चीज है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने डिस्कशन करना चाहिए। तो उसमें से ये फिर बच्चों को एक सपोर्ट सिस्टम लगता है कि मेरे माताजी पिताजी है, दे नो कि व्हाट आर माय लाइकिंग्स एंड दे आर देयर एट द बैक ऑफ माय माइंड।
तो देन ये सवाल नहीं आते हैं, इसमें ऊपर नहीं उतारा था। थोड़ा सा ये मेजर्स लेना जरूरी रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपकी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस ने सच में आज काफी सारे उलझे हुए सवालों को एक बार फिर से हेड ऑन लेने की हिम्मत दे दी है। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी एक नई डायरेक्शन मिलेगी, और हम सभी की तरफ से, पूरे रितु तिवारी फैमिली की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी सब बहुत लोगों का धन्यवाद। दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उनकी कुछ डिफिकल्टीज हो या कुछ सवाल जवाब हो तो मेरे हिसाब से और मेरे कैपेसिटी में जितना है उतना मैं सवाल करने की कोशिश जरूर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।